नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 134 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो पांचों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। तो देखो, वैश्वीकरण क्या है, पहले हम ये समझते हैं। वैश्वीकरण को अगर हम एक लाइन में समझे तो ये है कि आज विश्व को व्यापार के जरिए जो जोड़ रहा है एक जाल, वही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण ने पूंजी को बढ़ावा दिया है, वस्तु को बढ़ावा दिया है, व्यक्ति और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया है। यानी कि वैश्वीकरण में चार चीज़ों का फ्लो चलता है: एक पूंजी, एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक विचार, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। लेकिन वैश्वीकरण सिर्फ व्यापारिक खेल नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित करता ही करता है। ये राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है और तकनीकी संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। आज वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है, जहां विश्व के किसी भी कोने में होने वाली एक घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है, जहां पूंजी का, वस्तु का, व्यक्ति का, विचारों का फ्लो चलता है और एक देश से दूसरे देश में पूंजी, वस्तु, व्यक्ति, विचार लगातार तैरते रहते हैं। आज पूरा विश्व इससे गांव बन चुका है और हर देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। हम वैश्वीकरण का सबसे पहले आर्थिक आयाम पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक वैश्वीकरण व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है और पूरे विश्व में पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा दे रहा है। आज देशों के बीच में वस्तु, सेवाएं, पूंजी और टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, विश्व व्यापार के जरिए जुड़ता जा रहा है। यह है वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम। इसका प्रभाव यह है कि बड़े पैमाने पर एमएनसी कंपनियों का उदय हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती हैं जिनकी उत्पत्ति किसी और देश से होती है और उनकी शाखाएं विश्व के हर देश में लगभग होती हैं। इन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था का पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया है। हालांकि इसकी वजह से आर्थिक असमानता बहुत तेज गति से फैली है। जो संपन्न लोग हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा हुआ है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। वैश्वीकरण का जो राजनीतिक आयाम है वो क्या है? तो वैश्वीकरण का राजनीतिक आयाम ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका किस प्रकार से बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किस प्रकार से हो रहा है और वैश्विक सहयोग किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। प्रभाव ये पड़ा है कि यूएनओ जैसे संगठन, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन, यूरोपीय संघ जैसे संगठन, इनके बीच में तालमेल बढ़ा है, सहयोग बढ़ा है। लेकिन छोटे छोटे देशों की निर्णय लेने की पावर कमजोर हुई है, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से बड़े बड़े देशों का छोटे छोटे देशों में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया है कि छोटे छोटे देश चाहकर भी बड़े देशों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वरना वो इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाएंगे और छोटे देशों की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आयाम में राज्य की जो है निर्णय लेने की शक्ति कम हुई है। सांस्कृतिक आयाम की बात करेंगे तो आज पूरे विश्व में सांस्कृतिक मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं, जीवन शैली, ये बहुत तेज गति से एक दूसरे देश में फैली है। अमेरिका का कल्चर पूरे दुनिया में हावी है। आज फास्ट फूड की बात करो, चाहे आप तीज त्यौहार की बात करो, पहनने की शैली की बात करो, पूरे विश्व में फैली है। संगीत, फिल्म, भोजन, फैशन, इन सब में डाइवर्सिटी आई है। लेकिन चिंता ये आई है कि छोटी छोटी संस्कृतियां विलुप्त हो रही हैं और बड़ी बड़ी संस्कृतियां हावी हो रही हैं। तकनीकी आयाम की बात करेंगे तो तकनीकी वैश्वीकरण ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हुई है। पर्यावरणीय आयाम ये हैं कि आज विश्व जो है वो फायदे की राजनीति में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण, ये सारी समस्याएं सामने आई हैं। हालांकि इस पर समझौते तो होते हैं, हर साल इसे कम करने के प्रयास के लिए मीटिंग तो होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता। तो निष्कर्ष ये है कि वैश्वीकरण किसी एक दिशा में चलती हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये समाज को हर दिशा में गहराई से प्रभावित कर रही है। लाभ भी हैं तो चुनौतियां भी हैं। ऐसे में एक अच्छे से समन्वय बनाकर, तालमेल बनाकर चीज़ों को आगे रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कई बार ये क्वेश्चन आया है और पेपर में पहला ही क्वेश्चन आया है कई बार ये, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणाली सिद्धांत की विशेषताएं बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो प्रणाली सिद्धांत है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम थ्योरी। ये एक ऐसा ढांचा है जो ये बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस प्रकार से, किस सिस्टम से जुड़ी हुई है। और इस सिद्धांत का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ, जब कर्ट वॉन बर्टाल्फी और डेविड ईस्टन जैसे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो प्रणाली सिद्धांत
पूरी प्रणाली को एक यूनिट के रूप में देखता है और ये कहा जाता है कि इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दृष्टिकोण ये समझने में मदद करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अलग अलग भाग काम करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभाव इसका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को समझने में ये सहायक होता है। इसका मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम को समझो। जब आप सिस्टम समझोगे तो आपको पूरे के पूरे विश्व किस तरीके से कनेक्टेड है ये पता चल पाएगा। इस प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के आने वाले सारे भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे एनजीओ सेक्टर हो, चाहे संगठन हो, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे होते हैं। इसमें एक फीडबैक तंत्र काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिद्धांत ये कहता है कि फीडबैक तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे एक प्रणाली परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती है और समायोजन को बढ़ावा दे सकती है। फीडबैक तंत्र पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं और ये प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रणाली के स्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अलग अलग स्तरों पर समझा जा सकता है। आप इसे वैश्विक स्तर पर भी समझ सकते हो, क्षेत्रीय स्तर पर भी समझ सकते हो और एक देश के स्तर पर भी समझ सकते हो। इसमें फिर हम देखते हैं कि एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रही है, लेजिस्लेटिव कैसे काम कर रही है, जुडिशरी कैसे काम कर रही है, किसी देश में व्यापारिक संगठन कैसे काम कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन कैसे काम कर रहे हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रणाली सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ावा देता है और इसमें देखता है कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसे काम करता है। कहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो क्यों है, कहीं पर एग्जीक्यूटिव सिस्टम है तो कहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो ऐसा सब क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी दृष्टिकोण बताइए। पिछली वीडियो में हमने नव यथार्थवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया था, आज हम यथार्थवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो यथार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म। तो रियलिज्म का दृष्टिकोण ये कहता है कि विश्व में आप कितनी भी शांति की स्थापना की बात कर लो, लेकिन संघर्ष तो होंगे ही होंगे। ये दृष्टिकोण कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष तो अनिवार्य हैं, आप किसी भी स्तर पर इसे रोक नहीं सकते। तो यथार्थवादी विचारधारा ये कहती है, सबसे पहली बात तो ये राज्य केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। हर राज्य का उद्देश्य होता है कि वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखे, अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दे, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे। इसलिए हर देश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करता है और जब उसके हित आपस में टकराते हैं तो संघर्ष होता ही होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। यहाँ पर कोई भी एक संस्था नहीं है, कोई भी एक वैश्विक सरकार नहीं है जो पूरे विश्व में सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी ले और पूरे विश्व में संघर्षों को कम करे। यथार्थवाद ये कहता है कि हर देश अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, इसके लिए हर देश अपनी शक्ति को बढ़ावा देता है और हर देश अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करते हैं और ये एक संघर्ष से बचने की क्या होती है, तैयारी होती है। भाई देखो, अगर आप कह रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति स्थापित करनी है, तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करनी है तो फिर ये परमाणु बम क्यों बन रहे हैं, ये सेना का विकास क्यों हो रहा है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि शांति के चोले में संघर्षों की राजनीति चलती है। हर एक देश राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। युद्ध और संघर्ष तो हमें स्वीकार कर ही लेने चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि यूएनओ जैसी संस्थाएं शांति स्थापित कर देंगी तो ये हमारी मंदबुद्धिता है, ऐसा नहीं है। यथार्थवादी ये कहते हैं कि सैनिक टकराव तो होंगे ही होंगे, राज्यों के बीच में संघर्ष होंगे ही होंगे। कुछ प्रमुख विचारक हैं जो यथार्थवाद से जुड़े हैं। थ्यूसिडाइस सबसे पुराने विचारक हैं ये। इन्होंने बताया कि ग्रीक राज्यों में युद्ध होता था और ये युद्ध होगा ही होगा। इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध को अपने अध्ययन में रखा है। इसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली राज्य जो होते हैं वो प्रभुत्व की चाहत में दूसरे क्षेत्रों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है। निकोलो मैकियावेली, इन्होंने भी कहा कि राज्य अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए रणनीतिक धाराओं का समर्थन करते हैं। थॉमस हॉब्स ने भी राज्य की सुरक्षा की प्राथमिकता की वकालत की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो नाम है हंस मार्गेंथो। 20वीं शताब्दी के विचारक हैं हंस मार्गेंथो। इन्होंने यथार्थवाद को एक नई दिशा में ले गए। इन्होंने शक्ति, राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक नैतिकता के बीच में संबंधों का विश्लेषण किया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है। ये रियलिटी को अपनाता है और ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष तो होंगे ही होंगे, युद्ध तो होंगे ही होंगे, चाहे आप कितनी शांति की वकालत कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरलिज्म की थ्योरी क्या कहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो उदारवादी सिद्धांत है ये कहता है कि पूरे विश्व में सहयोग की राजनीति चलती है, पूरे विश्व में अंतर्निर्भरता जुड़ी हुई, यानी कि एक दूसरे से जो है देश कनेक्टेड है। ये मानव स्वभाव के सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और ये कहता है राष्ट्रों के बीच में शांति संभव है। जहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है राज्यों के बीच में शांति संभव नहीं है,
वहीं उदारवादी दृष्टिकोण कहता है राज्यों के बीच में शांति संभव है, क्योंकि हर एक देश जो है वो एक दूसरे से सहयोग की राजनीति कर सकता है। हर एक देश जो है वो जुड़ा हुआ है। उदारवादी सिद्धांत की विशेषता यह है कि आज पूरा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। निर्भरता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा शांति और स्थिरता बढ़ेगी। युद्ध तो जब होते हैं जब देश अलग अलग होते हैं, और अगर हर एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड होगा, हर एक देश एक दूसरे पर निर्भर होगा, तो वो युद्ध क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है कि हर एक देश दूसरे पर निर्भर है, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। तो उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर क्या है, जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो। उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि विश्व में शांति स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि जितने बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे WTO हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, ये महत्वपूर्ण मानता ही नहीं। यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं मानता इन्हें महत्वपूर्ण, लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये संस्थान विश्व के देशों के बीच में बातचीत को बढ़ावा देते हैं। UNO की हर साल मीटिंग होती है जिसमें सभी देश जाकर अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात, जहाँ पर बातों को बढ़ावा मिलता है वहाँ युद्ध कम होता है, क्योंकि बातें जो होती हैं वो सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं। उदारवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों में अनुशासन बनाकर रखते हैं, डिसिप्लिन बनाकर रखते हैं, और जहां डिसिप्लिन होता है वहां संघर्ष नहीं होते। उदारवादी सिद्धांत मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। उदारवादी सिद्धांत कहता है कि हर मनुष्य मनुष्य होने के नाते उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की गारंटी की बात कर रहा है। उदारवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि केवल राज्य ही तत्व नहीं होते, बल्कि NGO, MNC कंपनियां, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी भूमिका होती है। उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में से एक रहे हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा कि स्थायी शांति के लिए लोकतंत्र जरूरी है, एक दूसरे देशों में निर्भरता जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है। एक है विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए अपने कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे। ऐसी रॉबर्ट क्योहन और जोसेफ नाई, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को विश्व की शांति में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले संगठन माना है। तो अगर हम उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने ज़्यादा एक दूसरे से मजबूत होंगे, सहयोग को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, कानून संस्थाएं बनेंगी, उतने ही ज़्यादा हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो एक और यथार्थवादी दृष्टिकोण संघर्षों की बात कर रहा है। तो उदारवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान में संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट होगा वो ये है कि आज भूमंडलीकरण के दौर में देशों की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि भूमंडलीकरण मतलब आज पूरा विश्व व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़ चुका है, तो इसमें राज्य की भूमिका घटी है या बढ़ी है। तो देखो, अगर हम बात करें भूमंडलीकरण के दौर में तो राज्य की भूमिका बदली है। आज पूरा विश्व व्यापार से जुड़ तो गया है, लेकिन देशों की संप्रभुता पर प्रश्न उठे हैं। क्या छोटे देश अपने निर्णय स्वयं ले पा रहे हैं, या बड़े देशों का इन्वेस्टमेंट उन देशों को निर्णय लेने से रोक रहा है? आज अगर हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे देश की सरकार खुलकर किसी देश का विरोध क्यों नहीं कर पा रही है? पता है क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण, क्योंकि हर देश से व्यापारिक रिश्ते हैं, और व्यापारिक रिश्तों की वजह से देशों की जो संप्रभुता है वो कम हुई है। देश खुलकर उतने अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे। अगर हम खुलकर किसी के साथ दुश्मनी जाहिर कर रहे हैं तो व्यापारिक संबंध भी खत्म हो रहे हैं। तो आज जो व्यापार बढ़ रहा है उसने संप्रभुता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, राज्य की निर्णय लेने की क्षमता पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। आज जो वैश्वीकरण हो रहा है, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों को बढ़ावा तो दिया है, और ये कहा है कि हर देश इन संगठनों के निर्णयों का पालन करेंगे, लेकिन इन संगठनों ने नियम ऐसे बनाए हैं जिससे कुछ ही देशों को फायदा हो रहा है। आज देशों के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं। छोटे छोटे देश तो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं बड़े बड़े देशों के सामने, जिसकी वजह से जब भी उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस को सामना करना पड़ता है तो उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन छोटे छोटे राज्य अपनी संस्कृति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज विश्व में आतंकवाद, साइबर खतरे हो गए हैं, सीमा पार अपराधों को बढ़ावा मिला है। अब ऐसे में पूरा विश्व कनेक्टेड हुआ है, लेकिन ऐसी समस्याएं भी सामने आई हैं। ये तो सारे निगेटिव पहलू हैं। सकारात्मक पहलू ये हैं, पॉजिटिव भी कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं। स्थानीय सरकारें मजबूत हुई हैं। आज देशों को तकनीक का ज्ञान मिला है दूसरे देशों से, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मजबूत हो रही है। राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिला है, एकता को बढ़ावा मिला है, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हुई है। आज विश्व में जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। भूमंडलीकरण के बावजूद देश जो है वो पॉलिसीज बना रहे हैं और नई नई चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।
निष्कर्ष ये है कि भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका में कई परिवर्तन आए हैं। कुछ परिवर्तन नेगेटिव हैं तो कुछ परिवर्तन पॉजिटिव हैं। तो देखिए, हम पूरी किताब को 10 से 12 क्वेश्चनों में कवर कर रहे हैं और फिर 20 से 30 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। तो कॉन्सेप्ट जो हैं वो उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो चैप्टरों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे जो ये वन शॉट वीडियो होती हैं बड़े काम की होती हैं और मैं एक आशा करूँगा कि आपको ज़रूर लाभ पहुँचा रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हम जल्द से जल्द और जो सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो अपलोड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड में।